नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। बीते 2 दिनों से हम बनारस में हैं और यहाँ के यूपी के स्टेट हेड प्रदीप द्विवेदी जी हैं, जो लखनऊ के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। और हम बनारस की धरती पे यहाँ पे बाबा विश्वनाथ की धरती पे आपको दिखा रहे हैं जी कि क्या स्थिति है बनारस की। और लगातार अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात करें, अभी हम राजघाट पर हैं। माँ गंगा हमारे पीछे बह रही है और माँ गंगा को सफाई करने को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है नमामि गंगे 2014 में लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट की जो वैल्यू थी वो बढ़ी भी थी। काफ़ी सारे एनजीओ को प्रोजेक्ट दे दिया गया। क्या स्थिति इस घाट को लेकर, क्या स्थिति यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर, लगातार यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और फिर यहाँ से जो है वो अनाउंसमेंट भी करते हैं। यहाँ से फिर जो है माँ गंगे को लेकर जो है बड़ी बड़ी भाषणें होती है, लेकिन साफ़ सफाई और निर्मल बनाने को लेकर माँ गंगे की जो स्थिति है, हमने यहाँ पर कई सारे जो है BHU के प्रोफेसर से बात किया है, जिनका इनडायरेक्ट रूप से कहना है जी कि जो स्थिति थी साफ़ सफाई को लेकर उतनी बेहतर नहीं है स्थिति। और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल ये हैं कचरे हैं या इंडस्ट्रियल जो ये हैं उसको यहाँ पे बहाव किया जाता है नाले के द्वारा। तो काफ़ी सारी स्थिति जो है गंभीर है। अभी हम गंगे राजघाट पर हैं, हमारे साथ हमारे प्रदीप द्विवेदी जी हमारे सहयोगी उपस्थित हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जो स्थिति माँ गंगे को लेकर अगर बात करें हमारे देश में, तो एक बहुत बड़ा नाम और धार्मिक प्रवृत्ति को जोड़ने वाला, आस्था को जोड़ने वाला करोड़ों का प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी बनारस माननीय प्रधानमंत्री जो विश्वविख्यात हैं अपने पूरी तरीके से कार्यकाल को लेकर, बनारस को लेकर, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, लगातार दूसरी बार उनको यहाँ से जीतने और अपार बहुमत और फिर प्रधानमंत्री बनना। क्या कहेंगे इस पूरी योजना को लेकर, नमामि गंगे को लेकर, और सरकार जो है जिस तरह से महत्वाकांक्षी माननीय प्रधानमंत्री की योजना, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से धार्मिक हमारी इनसे जुड़ाव है माँ गंगे से और उनका आशीर्वाद हमें धार्मिक काम के लिए मिलता रहता है, उस प्रकार से जो स्थिति इस समय है, उस समय से खुद ही देख सकते हैं कि हमारा धर्म ही खतरे में है। और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से साफ़ सफाई नहीं करी जा रही है, जो कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, और जो सुझाव दिए जा रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट जितने हैं उनके थ्रू, जो यहाँ पे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट से भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी दिया है। हर एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि जो स्थिति है वो पहले से भी बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। जो पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा दिया गया है बजट के लिए, उससे हुआ क्या है? जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं घाटों पे लाइटें हुई हैं, साफ़ सफाई होती है, हर कुछ देरों बाद पब्लिक के भी इसमें यह है कि कूड़ा डालते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इसमें उनको समझ नहीं है कि मतलब कहाँ से क्या कूड़ा डस्टबिन में डालें, ये सब करें। अब गंदगी तो बढ़ रही है, पब्लिक है समझ नहीं इस चीज़ को ले रही है, पर जो प्रोजेक्ट का पैसा लगा है उस हिसाब से ये अवेयरनेस यहाँ पे कानून और इन सारी चीज़ों को भी बढ़ाना चाहिए था कि ये गंदगी ना हो। अच्छा, सरकार की काम की जो गति है, हम लोग 2014 में ये योजना लॉन्च की गई थी, आज 2021 चल रहा है। क्या लग रहा है जो गति है, जिस गति से बढ़ना चाहिए था, इसमें कई सारे मंत्री नप गए, मंत्री को जो है फेरबदल भी किया गया योजना में की विफलता को देखते हुए। क्या कहेंगे जो कि काम जो है डिले होने के कारण प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चल गई? देखिए, मंत्री लोग जो भी जिसमें जिन पे एक्शन हुआ, प्रशासनिक जिन पे एक्शन हुआ, अधिकारियों पे भी, क्या उन एक्शन होने से कुछ हुआ तो नहीं? दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा आया, पांचवा आया, जो भी जितने भी आए, कुछ बदला नहीं। 2014 से लेके हम 2021 से 6 साल का जो समय हमने 6-7 साल का समय हमारा गया है, उस तरीके से जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस तरीके से तो मतलब जितना पैसा लगा ना वो स्पीड रही और ना ऐसा डेवलपमेंट हुआ। लोगों के आने जाने पे या उनसे प्रशासनिक एक्शन होने के बाद भी कुछ बदला नहीं। आज भी वही हालत है। कुछ दिखाने के लिए ऊपरी डेवलपमेंट किया गया, लाइटिंग की गई, कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन हुए।
पर जिस तरीके से जो एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बनाया गया था, एक फंक्शनिंग कैसी होगी, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या फीचर्स होंगी, उस तरीके से मोदी सरकार का ये प्रोजेक्ट फेल है हर पूरे तरीके से, हर ग्राउंड से। चलिए, लगातार ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप द्विवेदी जी। आपको बता दीजिए कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी पहल हुआ और वो भी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था, और बनारस को जो है टोक्यो बनाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन आज जब हम पूरी तरीके से बनारस का विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, तो पता चला जी कि ट्रैफिक की समस्या, फिर जल जमाव की समस्या, और जो कंस्ट्रक्शन होना था 2014 का प्रोजेक्ट और आज 2021, और फिर विधानसभा, अगले साल विधानसभा चुनाव भी है यूपी में, तो काफ़ी सारे सवाल है। जो काम होना था, जो योजनाओं को लेकर बात हो रही थी, महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो है थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा विश्वास लोगों का, थोड़ा सा अपेक्षा जो है लोगों का बढ़ जाता है, चूँकि ये संसदीय क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से जीत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और उसके बावजूद भी जो योजना की गति है वो पूरी तरीके से दिख रही है, जो कि क्या स्थिति है, योजना किस तरह से एकदम ठंडे बस्ते की तरह जो है योजना चल रही है। जिस रफ्तार में चलनी चाहिए थी, हजारों हजार करोड़ की योजना, और फिर जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से दयनीय स्थिति दिखा। इसमें क्या कहेंगे प्रदीप जी, जो कि जो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, क्या लग रहा है स्मार्ट सिटी जो है उसमें बनारस को टोक्यो बनाने की बात तो हुई, लेकिन स्थिति गंभीर। देखिए, आज हम जब बनारस में आज हमने हम जिस तरीके से जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह हमने देखा, जो स्मार्ट सिटी की बात हुई, जो फैसिलिटीज़, जो फीचर्स जिस तरीके से होना था स्मार्ट सिटी को, वो रोड पे आज था। आज पूरे दिन बारिश हुई, आज हम देख सकते थे कि रोडों में कितना पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई है, उस वजह से ट्रैफिक हुआ है। अच्छा, हम कहते ज़रूर हैं कि स्मार्ट सिटी हम टोक्यो की तरफ बढ़ा रहे हैं, पर पहले हम भारत को भारत बना लें। जिस कल्चर से, जिस तरीके से आपको याद होगा, हम बचपन में ही अपने समय में कितनी साफ़ सफाई हमने सीखी, ये सारी चीज़ें सीखी, पर क्या आज वो सरकार उन चीज़ों को एक जो औपचारिकता से जो क्योंकि वही सीख हम उसको बढ़ा रहे हैं आगे, अब उनको प्रोजेक्ट्स में लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम पढ़े लिखे लोग उन चीज़ों को एक बेटर कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये कमी कहाँ से आ रही है? जब पैसा हो रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, सारी चीज़ें उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट हुआ है, वो हुआ क्यों नहीं? प्रशासनिक कमी है या सरकार की कमी है? हम टोक्यो से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम तो अपनी सही एक बेस चीज़ जो है, अगर अपने शहरों को एक दूसरे शहर से कंपेयर कर रहा है तो हम वहीं पे फेल हो जाएंगे। टोक्यो तो दूर की बात है। चलिए, हमारे सहयोगी प्रदीप द्विवेदी जी थे जो बता रहे थे कि क्या स्थिति है बनारस की, क्या स्थिति है यहाँ जो संसदीय, माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस को लेकर, वाराणसी को लेकर हम लगातार सिटीजन आवाज़ टीम बनारस में है, और बनारस में हम अलग अलग जगह हमने प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गोद लिया गया गांव था, उस गांव में भी हमने विजिट किया। उस गांव की भी स्थिति जो है वो अभी बदतर स्थिति है, क्योंकि कुछ काम तो हुए थे, लेकिन वहाँ के जो प्रधान है, वहाँ के जो और भी सहयोगी लोग हैं, वो बोल रहे हैं जो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी चीज़ ठीक नहीं है। तो काफ़ी सारे सवाल है। सरकार और व्यवस्था बात तो करती है, लेकिन जब योजना चलाने की बात हो तो फिर सालों साल उस योजना को वो सफल नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं जो सरकारी व्यवस्था है वो योजनाओं को लेकर दिखता है। तो बनारस से ये पवित्र जगह राजघाट से आप हमें लाइव और हमें कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि किस तरह से क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी प्रदीप द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहे, और आपसे अपील है कोविड के लेकर या कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करें, और जो मास्क है मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घर से ना निकले। जो भी अनलॉक या लॉकडाउन को लेकर सरकार या स्वास्थ्य विभाग या यूपी सरकार की जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन करें, और अपने आसपास साफ़ सफाई ज़रूर रखें। धन्यवाद।